वालेकुम। ये हमने कल एक कोड शेयर किया था आपके क्लासरूम का। तो मुझे कुछ बच्चे तो दिख रहे हैं लेकिन अभी तक जस्ट 9 है। तो प्लीज जिन जिन बच्चों ने अभी तक इधर आप ऐड नहीं हुए हैं आप इसको जल्द से जल्द ऐड हो, क्योंकि असाइनमेंट सब हम यहाँ पोस्ट किया करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं होंगे तो आपके पास असाइनमेंट शो नहीं होगा। सही है। और जो भी यहाँ पे मेरे पास मटेरियल होगा वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो जो अभी वेबसाइट्स आपको हम लोग एयरफोर्स शेयर पे यहाँ पे शेयर कर रहे होते थे, तो आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलती थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एयरफोर्स शेयर सिर्फ यहीं पे चलती है। याद है? तो हम उस तरह की जो अगर लिंक वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हम इधर ही रखा करेंगे ताकि वो सबके पास अवेलेबल हो। सही है। तो ये जितनी भी हमारे पास फाइल्स थी वो अब आपके पास क्लास मटेरियल में सेव हो चुकी हैं। सही है। अब आप इसमें क्या करेंगे कि जब आप इधर क्लास वर्क में आएंगे, क्लास वर्क में आगे जब आप HTML फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी फाइल्स दिख जाएंगी। न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे, सारी फाइल्स हैं। फिर सही है। जो भी हमने HTML का काम किया है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन वही मसला होगा कि अगर आप उसमें अपने क्लासरूम पे ऐड नहीं होते तो आपको ये चीजें नहीं दिख पाएंगी। और कोड हमने कल आपको दिखा दिया था। अगर किसके पास वो कोड क्लासरूम का कोड नहीं है तो वो अपने कोलीग से ले ले। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कल के लेक्चर पर जहां पे हमने इसको छोड़ा था। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा कर लेते हैं कि हमने कल जो बातें की थी। हमने पहले बताया था कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं CSS। CSS का फुल फॉर्म हमने सुना था कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। तो CSS के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से हमने HTML जब वो पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर जिस तरीके से एक इंसान है तो इंसान की हड्डियां वो क्या है, HTML। अगर आप CSS पे आते हैं तो जो हमारी अब ये स्किन है वो आपकी क्या हो जाएगी, CSS। क्योंकि अगर आप देखें तो एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, ज्यादातर वो किस वजह से, उसकी स्किन की वजह से। आपका जो चेहरा बनता है उसमें सबसे बड़ा किरदार आपकी स्किन का है। उससे आपको पता लगता है कि ये अलग बंदा है वो अलग बंदा है। तो CSS बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन किसके लिए, वेबसाइट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS लगाते कैसे हैं। तो हमने पहले देखा था कि हम जो भी काम HTML का करते थे वो किसमें करते थे, index.html, about.html, form.html, मतलब HTML की फाइल्स बनाते थे। अब CSS की फाइल के लिए हमने कौन सी फाइल बनाई थी, index.css। अब CSS लगाने का कौन सा टैग था, लिंक। लिंक में हमने कौन कौन सा एट्रीब्यूट दिया, एक REL का और href का। REL में हमने क्या बताया, स्टाइल शीट। सही है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी इसको पता चल जाएगा ये कौन सी फाइल है, CSS। लेकिन बताना सही बात है क्योंकि सिंटैक्स का हिस्सा है। उसके बाद आपके पास href है। href में आपके पास आपको पता लगता है कि हमने उस फाइल का सिंपल लोकेशन बता दी है जो जहां पे हमारी CSS की फाइल पड़ी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ ये तरीका नहीं है CSS लगाने का। CSS लगाने के दो और तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं, 3। CSS लगाने के टोटल 3 तरीके हैं। अभी तक आपने कौन सा पढ़ा है, सिर्फ पहला। पहला वाला तब लगता है जब आपके पास पूरी एक अलग फाइल हो। उसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है कि ये लिंक का टैग क्यों है, REL का टैग क्यों है, href क्यों है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम।
अब हम दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, हम इस लिंक के टैग को उड़ा देते हैं। अब लिंक का टैग गया, तो अब हम सीएसएस कैसे लगा सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग एचटीएमएल में हैं, तो एचटीएमएल में हम लोग एक टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टैग का नाम क्या है, स्टाइल। अगर आप गौर करें तो ये स्टाइल का टैग किसके अंदर है, हेड के अंदर। पहले कौन सा टैग था, लिंक। अब कौन सा टैग है, स्टाइल। अब देखिए इसमें और उसमें क्या फर्क है। आपने ये वाला टैग, ये वाली सीएसएस लिखी थी, ये सबको याद है। इसके थ्रू हमने क्या किया था, किसका कलर चेंज किया था, हेडिंग का। आपने ये एग्जैक्टली चीज कॉपी की, यहां पे पेस्ट कर दी। आपने सिंपल क्या किया है, जो काम आपने सीएसएस की फाइल में किया था, अब वो आपने कॉपी करके कहां कर दिया है, इस स्टाइल के टैग के बीच में। अब याद रहे कि ये है तो एचटीएमएल ही, लेकिन आप लिख क्या रहे हैं, आप सीएसएस। वो क्यों, क्योंकि जब आपने स्टाइल का टैग बनाया तो एचटीएमएल को पता है कि आप इसके बीच में क्या लिखने वाले हो, सीएसएस लिखने वाले हो। अब जरा इसको चेक करते हैं, ये चलता भी है। तो एचटीएमएल में जो आपका हेडिंग का टैग है उसका कलर क्या आया, ब्लू। अब इसको जरा चेंज करते हैं, रेड। तो ये क्या हो गया, रेड। रेड हो गया, रेड हो गया, सही है। तो आपके पास ये चीज दिख रही है कि आपने पहले एक्सटर्नल फाइल में काम किया, वही काम अब आपने कहां किया, एचटीएमएल के अंदर, लेकिन काम दोनों जगह सेम हो रहा है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये काम ऐसा क्यों है, जब आपके पास लिंक वाला तरीका था तो स्टाइल क्यों। ये दो इसके मेथड्स हैं। जो लिंक वाला तरीका है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। तो पहला तरीका हमारे पास है जो हमने कल पढ़ा था, वो था एक्सटर्नल मेथड। अब एक्सटर्नल से क्या मुराद है, आपने लिंक के थ्रू जो चीज अटैच की थी वो क्या था, एक सीएसएस की पूरी फाइल थी, याद है। इसका मतलब है कि वो सीएसएस एचटीएमएल में नहीं लिखी आपने, बिल्कुल अलग से लिखी, तो वो क्या हो गई आपकी एक्सटर्नल फाइल। उसके बाद जो आपकी दूसरी अप्रोच है वो है आपका स्टाइल टैग। अब इस स्टाइल टैग और एक्सटर्नल मेथड का क्या फर्क है। जब हमारे पास दो मेथड है, तो ये मेरा एक मेथड था एक्सटर्नल वाला, तो हमने स्टाइल वाला मेथड, हमें क्या जरूरत पड़ी। इसकी वजह यह है कि नॉर्मली आप जब सीएसएस का काम करते हैं तो आप सीएसएस लिखते कहां पर है, एक्सटर्नल फाइल में। यानी कि आप एक index.css बनाते हैं और सारा काम कहां करते हैं, वहीं पर सीएसएस का, सही है। लेकिन जब आपका कोड बहुत बड़ा हो जाता है, एक बहुत ज्यादा आपने सीएसएस लिख दी है, उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें आपका क्लाइंट आपसे मांगता है। मतलब वो कहता है कि यार इसका फॉन्ट साइज आपने क्या रखा है, आप बोलोगे यार 40 रखा है, वो कहेगा यार इसको ना 30 कर दो, अच्छा नहीं लग रहा। इससे बेहतर है कि आप दोबारा से अपनी सीएसएस की फाइल खोलें और उसमें 2-3 हजार लाइनों की सीएसएस लिखी हुई है। अब उन 2-3 हजार लाइनों में आप ढूंढते रहेंगे इस टैग की सीएसएस मैंने कहां लिखी है, और उसमें जाके फॉन्ट साइज को चेंज करें। आप फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहां पे स्टाइल का टैग लगाएं, उसकी सीएसएस बदल दें। तो ये नॉर्मली तब इस्तेमाल होती है जब आपको जल्दबाजी में कोई चीज करनी हो, बात समझ रहे हैं। लेकिन आपको नॉर्मली कहां काम करना चाहिए, एक्सटर्नल फाइल में, यानी कि index.css बनाए उसमें काम करें। ये वाला काम आप सिर्फ तब करें जब आपको जल्दी है, जब आप ज्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते और ज्यादा आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं छोटा मोटा चेंज है वो मैं यहीं पे कर दूंगा,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मैं HTML फाइल से निकला ही नहीं है, HTML फाइल के अंदर ही हो। इसका मतलब है अगर मुझे कोई बड़ी CSS नहीं लिखनी थी, सही है, ये बात आपको समझ आएगी जब आप बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप में आपको index.css बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके बाद आपको कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जब आप वो छोटी मोटी चीजें बदलेंगे तो आपको जरूरत नहीं है कि आप दूसरी फाइल बनाएं, तो आप CSS कहां लिख सकते हैं, यहां पर। अब एक तीसरा तरीका है, इसको हम कहते हैं तो ये आपके 3 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या था, एक्सटर्नल मेथड। दूसरा तरीका क्या था, स्टाइल टैग। तीसरा तरीका क्या है, ये इनलाइन CSS क्या बना है। अभी मैं इस स्टाइल टैग को हटा देता हूं, अब ये ब्लैक हो जाएगा क्योंकि मैंने लिंक का टैग भी उड़ाया हुआ है। अब लिंक का टैग भी नहीं है, स्टाइल का टैग भी नहीं है, अब CSS कैसे लगाऊं। आपको ये H1 का टैग दिख रहा है, आपको एट्रीब्यूट्स याद है, तो उन एट्रीब्यूट्स में से एक और एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल। अब आप इस स्टाइल में लिख सकते हैं कलर, मैंने क्या लिखा है, कलर। अगर आप इसको गौर करें तो ये वही वाली लाइन है, सिर्फ ये वाली लाइन। बात समझ आ रही है। अब अगर हम पीछे जाएं तो कलर ब्लू हो गया। अब एक सवाल हो सकता है कि यहां पर H1 था, सही है, यहां पे ये इस H1 को क्या कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है सिलेक्टर, यानी कि यहां पे सिलेक्टर है। जब हमने स्टाइल लिखा तो वहां भी सिलेक्टर था, यहां पे सिलेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनलाइन CSS है, हम उसी टैग के अंदर ये लिख रहे हैं जिसमें हमें वो चेंजेस चाहिए। और सिलेक्टर का काम क्या होता है कि उस टैग तक ले जाना जिसमें आपको तब्दीली लानी है। अब आप लिखी उस टैग के अंदर रहे तो आपको सिलेक्टर की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर कोई लड़का है वो एब्सेंट है, मैं आप में से किसी एक को बोल देता हूं यार ये उस बंदे को दे देना, तो मैं उस बंदे को आपको नाम बताऊंगा, लाजमी सी बात बताऊंगा, और आपको कैसे पता लगेगा वो कॉपी किसको देनी है। लेकिन अगर मैं आपके पास आके कहता हूं ये ले आपकी कॉपी, तो मुझे आपका किसी को नाम बताने, किसी और को आपका नाम बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपका एक सामान है वो मैं आपको वापस कर रहा हूं। सही है, तो यहां पे सेम चीज है कि ये H1 का टैग है, इसी पे मुझे ब्लू कलर लगाना है, तो मैंने इसको एट्रीब्यूट दिया, इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्टाइल, और इसका कलर क्या है, ब्लू। अब एक काम करते हैं, मैं यहां पे स्टाइल लगाता हूं। अब आपको पता है कि ये बिल्कुल CSS है, तो मैंने H1 लिखा, इस H1 में मैंने लिखा कलर। अब इस कलर में मैंने किया aqua, और ये aqua कलर कुछ ऐसा दिखता है। अब मुझे पता है कि ये जो इनलाइन CSS है ये बोल रही है कौन सा कलर करो, और ये जो स्टाइल वाली CSS है ये कौन सा कलर बोल रही है, aqua। अब कौन सा कलर आएगा, ब्लू आएगा कि aqua आएगा। कितने बच्चे कह रहे हैं aqua आएगा, और कितने बच्चे कह रहे हैं ब्लू आएगा, और जो कुछ नहीं कह रहे वो क्या कह रहे हैं, पता नहीं यार। बाकी जो बचे वो बीच वाले हैं क्या, मतलब बीच वाले हुए ना। कौन सा कलर है, ब्लू, तो कौन सा कलर लगा है, इसकी कोई मुझे वजह बताएगा। कोई और बाद में, सही है, और कोई, किसी को कभी भी किसी ने पढ़ने की कोशिश की है या समझने की कोशिश, बस ऐसे ही तुक्का मार दे, बोले मुझे लगता है इस वजह से ब्लू कर रहा है, उसका दिल कर रहा था ब्लू कर रहा है, कुछ भी बोल दे, या उसको कलर पसंद है ब्लू।
वो क्यों दे रहा है? प्रायोरिटी दे रहा है, वो दिख रहा है ब्लू कलर आ गया तो मतलब वो, देखें यहां पर है आपका प्रेफरेंस। प्रेफरेंस समझते हैं? प्रेफरेंस होता है कि आपके रुतबे, सही है। अब एक जो मैनेजर है उसकी सैलरी ज्यादा होती है, उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। अब जो नीचे बिल्कुल लेबर है उनकी सैलरी सबसे कम होती है। अब लेबर का एक बंदा है, वो एक बात कहता है यार मुझे इस दीवार का कलर क्या करना चाहिए, ब्लू करना चाहिए। अब उसके बाद जो उसका सुपरवाइजर है वो कहता है नहीं यार मुझे लगता है इस दीवार का कलर क्या करना चाहिए, ग्रीन। अब जो उसके ऊपर जो आपका मैनेजर है वो कहता है नहीं यार मुझे इस दीवार का कलर पर्पल चाहिए। तो आपको क्या लगता है किसकी बात मानी जाएगी? मैनेजर की, क्योंकि वो अथॉरिटी में सबसे ऊपर है। तो जब आप सीएसएस की बात करते हैं तो जो एक बात को याद रख लें, जो टैग के सबसे ज्यादा नजदीक होता है ना उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। जो करीबी रिश्तेदार है उसकी सबसे ज्यादा बात मानता है, सही है। अब ये जो स्टाइल है ये बिल्कुल इसके घर में बैठा हुआ है, सही है। और ये वाला जो स्टाइल है ये इसका पड़ोसी है, और ये तो किसी और मुल्क में बैठा हुआ है। तो वो सबसे पहले किसकी बात मानेगा? जो उसके घर में है। उसके बाद वो पड़ोसी की बात मानेगा, उसके बाद, लेकिन इसको जरा हम चेक करते हैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये एक्वा हो गया, तो अभी हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो क्या कौन सा कलर हो गया? हुआ, लेकिन index.css कनेक्टेड नहीं है। तो हम इसको दोबारा क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और ये कौन सी फाइल है? index.css। चलें, किसी ने अभी कहा कि डॉट और फॉरवर्ड स्लैश ही लगा दें। अभी भी कलर कौन सा है? एक्वा। हालांकि अब मैंने इनलाइन सीएसएस मिटा दी है। अब कौन सी लगी हुई है? स्टाइल वाली और एक्सटर्नल। अच्छा, किसी ने कहा था कि चले एक और काम करते। अब ये बात समझ आ रही है कि क्योंकि स्टाइल करीबी है तो स्टाइल के टैग की तो बात मान रहा है। लेकिन एक और चीज है, अगर मैं लिंक का टैग यहां से कट करता हूं और मैं इस स्टाइल के बाद लिखता हूं, अब आपको क्या लगता है वो किसकी बात मानेगा? वो स्टाइल की मानेगा या वो इंडेक्स.css में कौन सा कलर है? बल्कि ब्लू को मिटा के हम लोग कर देते हैं पर्पल कर देते हैं ताकि थोड़ा फर्क महसूस हो। यहाँ पे क्या है? एक्वा। यहाँ पे क्या है? पर्पल। अब पहले कहानी ये थी कि ये लिंक का टैग स्टाइल से ऊपर था, अब ये स्टाइल के नीचे। अब आपको कितनों को लगता है कि भाई ये स्टाइल का टैग लगेगा यानी कि एक्वा आएगा कलर, और कितने कह रहे हैं कि वो पर्पल आएगा? तो जो कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा, तो जरा हम देखते हैं कि इसका कलर क्या है। इसका कलर क्या है? ये तो मेरी कहीं भी बात के उल्टे चला गया। इसकी वजह क्या है? नहीं, स्टाइल अभी भी यहीं पे लिखा हुआ है और ये लिंक जो है ये अभी भी दूसरी फाइल में है, लेकिन फिर भी इसने पर्पल की बात मानी। क्यों? क्योंकि पहले ये दूसरे मुल्क में था, अभी ये अपने घर पे आ चुका है। नहीं, मजाक कर रहा हूं। इसके जो लिंक है, एक बात अब आप इसको सीखें कि कंप्यूटर इंसान नहीं है, एक मशीन है। तो वो हमेशा वैसे ही काम करेगा जैसा उसको बनाने वाले ने उसको कहा है, सही है। अब जिसने HTML बनाई उसने इसको कहा है कि तुम्हें कोड चलाना है लाइन बाय लाइन। बात समझ आ रही है? कोड आपको चलाना है लाइन बाय लाइन। इसका मतलब है कि लाइन नंबर 1 पहले, लाइन नंबर 2 पहले, लाइन नंबर 3 बाद में। तो वो लाइन बाय लाइन कोड चलाता है। अगर आप यहां पे गौर करें तो स्टाइल कब चलेगा? जब वो किस लाइन पे पहुंचेगा? 7। वो 7 पे चलेगा, उसको पता लगेगा अच्छा जी कोई CSS आ रही है। उसके बाद लाइन नंबर 9 पे पता लगेगा कि H1 पे CSS लगानी है।
लाइन 10 पे उसको पता लगेगा कौन सा कलर करना है, aqua, और लाइन नंबर 13 पे उसको पता लगेगा कि काम खत्म हो गया। अब मजे की बात है कि इसने एक्वा कलर दिया था लेकिन हमें नहीं दिखा। उसकी वजह क्या है कि वो इतनी तेज काम कर रहा है कि उसने aqua पहले लगाया लेकिन हमें वो दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लॉजिक से चले तो उसने एक्वा कलर लगाया लाजमी था, क्योंकि जब वो लाइन नंबर 10 पे पहुंचा था तो उसको कौन सा कलर मिला है, एक्वा, और कोई भी इनलाइन सीएसएस नहीं है। जब इनलाइन सीएसएस नहीं है तो वो ये लाइन लाजमी चलाएगा। जब ये लाइन चली तो उसने कौन सा कलर दिया, एक्वा। लेकिन उसके बाद क्या मसला हुआ, लाइन नंबर 15 पे, लाइन नंबर 15 पे ये मसला हुआ कि उसने देखा यार एक और सीएसएस है। अब वो जब इस फाइल पे गया उसने कहा H1 का कलर क्या कर देना है, पर्पल। तो उसने क्या कर दिया कि पहले वाला जो कलर था उसको मिटा के क्या कर दिया, पर्पल, क्योंकि ये कलर ये प्रेफरेंस बाद में आई है। बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ी सी टेक्निक है कि ये आपको बस दिमाग में रखना है कि HTML कैसे काम करती है, लाइन बाय लाइन। बात समझ आ रही है? अच्छा, CSS भी लाइन बाय लाइन काम करती है, जावास्क्रिप्ट भी लाइन बाय लाइन काम करती है। तो जो तीनों लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसमें आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, लाइन बाय लाइन। हाँ, इनलाइन वाला मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आपने क्या करा कि आपने जल्दबाजी में स्टाइल बनाया, बात सही है। अब स्टाइल में भी कोई एक प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट के लिए। आपकी आउटसाइड वाली जो आपकी स्क्रिप्ट है, आउटलाइन जो एक्सटर्नल सीएसएस है, उसमें भी सेम टाइप के बारे में कोई चीज बताई गई है, सही है। लेकिन अब आपको ये बात पक्की नहीं है कि इतनी ज्यादा सीएसएस में इस पे कौन कौन सी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, आपको डाउट हो गया। अब आपको पता है कि अगर ये इसका कलर पर्पल नहीं आया तो आपका क्लाइंट आप पे भड़केगा, बोलेगा यार ये क्या कर दिया, सही है। क्योंकि सीएसएस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको खुद याद नहीं रहता कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने कहां पे क्या सेट करी हुई है। उसमें जब आपको ये बात 100% श्योर करनी है कि ये चीज उस पर लाजमी लगेगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कहां पे प्रॉपर्टी आप देते हैं, इनलाइन सीएसएस में। आप जहां 100% श्योर होना चाहते हैं कि कोई भी गड़बड़ ना हो, भले स्टाइल में प्रॉपर्टी दी हुई हो, भले एक्सटर्नल सीएसएस में प्रॉपर्टी दी हो, लेकिन मुझे कौन सा कलर चाहिए, पर्पल। ये नहीं आया तो मेरा क्लाइंट मुझे भड़केगा। तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा, कौन सी सीएसएस इस्तेमाल करूंगा, इनलाइन। ये इस केस में होता है, इसके क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है, ये वो मैनेजर है। अगर इसने कह दिया तो बस बात खत्म। लेकिन इसको हम थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं। अब इस लाइन को मैं फिर ऊपर लेके जाता हूं, सही है। अब कौन सा कलर आएगा, इधर पर्पल है और इधर कौन सा कलर है, तो कौन सा कलर आएगा, कितने कह रहे हैं पर्पल आएगा, हो सकता है वो बंदा सही हो। एक बंदे ने बोला पर्पल, हो सकता है अगर वो सही हुआ वो तो फिर उठ के आप सब पे हंसेगा। और कितने कह रहे हैं एक्वा, अच्छा कौन सा कलर आया, एक्वा। उसकी वजह वही है कि लाइन बाय लाइन सीएसएस चलती है या एचटीएमएल चलती है। लाइन नंबर 5 पे उसको क्या मिला, लिंक मिला, उसने कौन सा कलर कर दिया, पर्पल। लेकिन जब वो नीचे आया लाइन नंबर 10 पे, तो लाइन नंबर 10 पे उसको कौन सा कलर मिला, तो उसने क्या अप्लाई कर दिया, एक्वा। लेकिन अब एक और चीज है, मैं इसको कहता हूं मैंने एक प्रॉपर्टी दी है, उसका नाम क्या है, फॉन्ट साइज। और मैंने उसको क्या बोला है, फॉन्ट साइज लार्जर। अब सवाल यह है कि इस सीएसएस को स्टाइल वाली सीएसएस खत्म कर रही थी, यही हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम है ये है कि क्या ये फॉन्ट साइज लगेगा, ये क्यों लगेगा, ये स्टाइल इसको खत्म नहीं कर देगा, नहीं।
कोई चीज समझ आया? बेसिकली ये बहुत ज्यादा जूम इन है 250%, इस वजह से आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन इसका साइज इंक्रीज हुआ है। सही है, तो ये वाली प्रॉपर्टी समझाने का मकसद ये था कि फॉन्ट साइज कहीं भी और इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो कहां से उठा लेगा? यहां से। क्योंकि मकसद देखें क्या है कि वो लाइन बाय लाइन चल रहा है। वो पहले लाइन आएगा, वो पढ़ेगा भाई मुझे क्या करना है, कलर इसका पर्पल कर दो, उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। जब वो लाइन नंबर 10 पे आया तो आपने इसको क्या कहा, कलर बदल दो, लेकिन आपने ये थोड़ी कहा कि फॉन्ट साइज वही रखो। सही बात है ना? तो उसने फॉन्ट साइज कौन सा रखा, जो आपने पहले बोला कि उसको लार्ज कर दो। या एक और हम ट्राई करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक। अब ये इटैलिक हमें वाज़ेह दिख रहा है, सही है। अब ये फॉन्ट स्टाइल हमने यहां पे लगाया इटैलिक, अगर हम इसको यहां पे कॉपी करके यहां पे लगा देते हैं और मैं इसको कहता हूं नहीं फॉन्ट स्टाइल करो, कौन सा करो, नॉर्मल कर दो, तो इसका फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल हो गया, यानी कि इटैलिक हट गया। हालांकि मैंने इटैलिक कहां दिया हुआ था, यहां एक्सटर्नल सीएसएस। अब लेकिन एक और चीज है, ये आपको कॉलम दिख रहा है, सेमी कॉलम, इसके आगे मैं एक चीज लिखता हूं, मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट, और ये क्या चीज है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क और क्या लिख दिया, इंपॉर्टेंट, लेकिन कहां पे लिखा है, इस कॉलम से पहले। यानी कि मैं इसको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कलर पर्पल क्या है, इंपॉर्टेंट। अब आपको लगता है कि ये वो आपका पर्पल कलर लगाएगा, चेक करते हैं। अब इसने क्या किया, पर्पल कर दिया, हालांकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको क्यों नहीं हटा पाया, क्योंकि आपने इसको कहा था कि पर्पल लाजमी है। हो सकता है कि ये पर्पल किसकी चॉइस थी, सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर को किसकी फोन आ रही थी, कंपनी के मालिक की, तो अब वो मैनेजर की बात भी नहीं रहेगी, समझ रहे हैं। तो ये जहां पे भी आपको ये करना है कि भाई मुझे ये चाहिए, लाजमी चाहिए, तो आप उसके आगे क्या लगा दें, इंपॉर्टेंट। अब यही काम आप कहां कर सकते थे, अगर आप इसको इनलाइन सीएसएस दे देते तो काम सेम होता, लेकिन अब एक और चक्कर करते हैं, हम यहां आते हैं, हम दोबारा लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल में आके हम फिर कलर लिखते हैं, कलर में आके अब कौन सा कलर दें, ब्राउन दे देते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे पास अगर इसको हम थोड़ा समराइज करें तो मैंने किया कि मैंने 3 कलर दिए हैं, एक aqua, एक पर्पल और एक ब्राउन। सबसे पहले एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस आपको समझ आ रही है, जो कि अलग फाइल में लिखी हुई है, लेकिन लिंक के टैग के थ्रू कनेक्ट की हुई है। एक्सटर्नल कह रहा है कि क्या करो, पर्पल, लेकिन मैंने इसको क्या बोला, इंपॉर्टेंट। स्टाइल वाला क्या कर रहा है, क्या करो, एक्वा, और इनलाइन क्या कर रहा है कि क्या करो, ब्राउन। क्या लगता है क्या होगा, ब्राउन या पर्पल? पर्पल वाले कितने हैं और ब्राउन वाले? कौन सा आया, क्यों? क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट का कीवर्ड है उसका मकसद ही यही है कि बाकी सबको साइड में हटाओ, ये वाली लाजमी चीज होनी चाहिए। लेकिन इसका एक नुकसान है, सही है। अब नुकसान क्या है, पता लगा कि आपने ना 3-4 बार हर जगह पे सीएसएस लगा दी, और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये फॉन्ट साइज बढ़ा क्यों नहीं रहा, ये कलर बदल क्यों नहीं रहा। आप गए एक्सटर्नल फाइल में, आपने बोला यार बाकी सब साइड में हटाओ, इसको सिर्फ क्या कर दो, इंपॉर्टेंट कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट कर दो, वो भी इंपॉर्टेंट कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट कर दो। सही है, आपने 3-4 जगह पे इंपॉर्टेंट कर दिया। अब आप 2-3 दिन के बाद आपने दोबारा कोड खोला, अब सीएसएस में आपके लाइनें हैं 2-3-400, अब आप भूल गए कि आपने क्या दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट।
अब आप स्टाइल में सीएसएस लगा रहे हैं, आप इनलाइन में सीएसएस लगा रहे हैं, आप इसी एक्सटर्नल फाइल में नीचे कहीं जाके दोबारा से उसका कलर बदल रहे हैं, कोई फर्क नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां मसला हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट का टैग हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, इससे बेटर होता है कि आप कहां पे सीएसएस लगा लो, स्टाइल में। अगर स्टाइल में भी लगा लिए, अब भी आपको श्योरिटी चाहिए, तो आप कहां लगा लो, इनलाइन में। क्योंकि इनलाइन का जो आपका टैग है वो आपको वाज़ेह दिखेगा, आपको आंखों में चुभेगा कि ये सामने एक टैग लगा हुआ है, तो आप इसको कभी भूल नहीं सकते। आप समझा रही है? लेकिन इंपॉर्टेंट का जो कीवर्ड है वो आप लगा के भूल सकते हो, और अगर आप वो भूले तो प्रॉब्लम ये होगी, आपको याद ही नहीं आएगा कि ये चीज मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। तो इस वक्त आपने बड़ी डिटेल में सीएसएस लगाने के कितने चीजें सीखी? 3। सबसे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा इनलाइन। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कहीं भी लग सकता है, वो स्टाइल में भी लग सकता है, वो इनलाइन में भी लग सकता है, वो एक्सटर्नल में भी लग सकता है। सही है, क्योंकि वजह ये है कि आप भले सीएसएस स्टाइल में लिखें, एक्सटर्नल में लिखें या स्टाइल के एट्रीब्यूट में लिखें, तीनों जगह वो है क्या, सीएसएस। तो वो हर सीएसएस के रूल फॉलो करेगा जो कि आप नॉर्मल सीएसएस में लगाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, क्या मैं यहां पर फॉन्ट साइज दे सकता हूं? मतलब मैंने स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल में मैंने कलर इसको बताया हुआ है, क्या मैं यहीं पर दूसरी प्रॉपर्टी दे सकता हूं कि मुझे इसका फॉन्ट भी बदलना है? दे सकते हैं। तो वो मैं कहां दूं, इस कॉलम से पहले दूं या इसके बाद? बाद में क्यों, पहले क्यों? अच्छा, पहले ट्राई करते हैं कॉलम से पहले। फॉन्ट साइज बल्कि फॉन्ट स्टाइल कर लेते हैं हम लोग, और हम इसको वापस क्या कर देते हैं, यहाँ पे इटैलिक है, यहाँ पे नॉर्मल है, हम यहाँ पे इसको दोबारा से इटैलिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही आपको एक चीज पता लग रही है कि यहाँ पे एरर है। आप सबको ये रेड रेड दिख रहा है? अब ये रेड अंडरलाइन वो कब करता है, जब आपको उसको बताना होता है कि आप कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने रिमूव किया, इसका हमने सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन के हम बाहर जाते हैं और वहां पे हम ये एक ही लाइन है। अच्छा, ये बेसिकली जगह बहुत कम है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने कलर लिखा, कॉलम लिखा, कलर का नाम बताया और सेमीकोलन बताया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक। अब इसको जरा चलाते हैं तो मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट इटैलिक, मतलब इनलाइन सीएसएस यहाँ पे काम कर गई। और मैंने कितनी प्रॉपर्टीज लगाई, 2। इसी तरीके से आप जितनी चाहे इस पे प्रॉपर्टीज आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वही वाली बात है कि आपको नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आखिरी आपका समझ लेंगे, ये इसकी चॉइस होनी चाहिए। सबसे पहले आप कहां पे लगाएं, एक्सटर्नल। अगर फिर आपका मसला बनता है तो आप किसमें लगाएं, स्टाइल। अगर फिर भी कोई आपका काम नहीं बनता तो आप किसमें लगाएं, इनलाइन। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अब यहां पे अगर आप देखें तो मैंने ये साइंटेक्स आपको पहले ही समझाया था, ये चीज मैंने कल दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी, उसका नाम होगा, कॉलन होगा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी कि मतलब वो ब्राउन कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, ब्लू चाहिए, और उसके आखिर में क्या होगा, सेमीकोलन। तो ये लाइन टर्मिनेट यहां पे होती है, मतलब लाइन खत्म यहां पे होती है। बात समझ आ रही है? तो अगर आप ये कॉलम नहीं लगाते तो सीएसएस को ये समझ में नहीं आएगा कि क्या आपने ये लाइन खत्म कर दी है
या नहीं की? इसकी वजह आपको बाद में समझ आएगी कि ये क्यों लगाना लाजमी है, क्योंकि आगे चल के आपकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी जिसमें एक लफ्ज नहीं होगा, उसकी वैल्यू में कितने 2-3 लफ्ज हो सकते हैं, 4-5 लफ्ज भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास ये इटैलिक, तो ये प्योरली बात आपकी हो रही है कि किस किस तरह से हम लोग CSS को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज की बहस थी, लेकिन कल हमने इस बात को क्यों नहीं देखा, उसकी वजह यह थी कि आपको मैं थोड़ा CSS से तारुफ कराना चाह रहा था कि अगर आपको यही नहीं पता कि टैग लिखते कैसे हैं, प्रॉपर्टी लगाते कैसे हैं, तो ये कोई फायदा नहीं देता। सही, अब हम आते हैं दोबारा वापस अपने सिलेक्टर्स पे। इसमें तो कोई अब आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे इतनी बड़ी फनकारियां फिलहाल आपको नहीं दिखेंगी, ये कुछ टाइम के बाद आएंगी वापस, लेकिन आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये जब दोबारा दूसरी बार आपको मैं बताऊंगा, हो सकता है आज से कोई 3-4 हफ्ते बाद में, तो आपको ये बात फिर पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा सिलेक्टर। सिलेक्टर सबको याद है? सिलेक्टर कहां लिखते हैं? इसमें सिलेक्टर कौन सा है? H1। सिलेक्टर आपको ये बताता है कि किस टैग के ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है। अब कल एक सवाल हुआ था, एक बच्चा मेरे पास सवाल लेकर आया था कि सर एक मसला है कि मेरे पास उसने कहा सर मेरे पास 2 स्पैन है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो पहला स्पैन में लफ्ज है ये ब्लू हो और जो दूसरा स्पैन में लफ्ज है वो कोई और कलर हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये वाली कहानी इस्तेमाल करेंगे, सही है, अब ये H1 लिखा रहा है, मैं दूसरे टैग पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, अब वो मैं कैसे करूंगा? मैं एंटर दबाऊंगा, क्योंकि इसकी यहां तक दुनिया है, इस ब्रैकेट से स्टार्ट है और इस ब्रैकेट पे खत्म है। मैं एंटर दबा के नीचे आऊंगा और यहां पे मैं सिलेक्टर लिखूंगा स्पैन का, तो क्या लिखूंगा? स्पैन खुद, यानी उस टैग का नाम। आपने कल यही पढ़ा था, बाय टैग नेम। तो H1 पे मुझे प्रॉपर्टी लगानी थी, तो मैंने क्या लिखा? H1। स्पैन पे लगानी है तो मैं क्या लिखूंगा? स्पैन। तो मैंने यहां पे लिखा क्या? स्पैन। अब ये वाले ब्रैकेट्स क्योंकि सिंटैक्स का हिस्सा है, इसमें अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? कलर। कलर हम इसको दे देते हैं ग्रीन। सही है, अब हम जरा पीछे आते हैं। आपको याद है कि ये अलग स्पैन है और ये, लेकिन दोनों का कलर क्या हो गया? सेम हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? स्पैन। अब प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता था, इसको हम कॉपी करते हैं, अब वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि पहले वाले स्पैन का कुछ और कलर हो और दूसरे वाले स्पैन का कुछ और कलर हो। अब मसला ये हो रहा है कि मैं पहले ग्रीन लिख रहा हूं तो ग्रीन हो जा रहा है, उसके बाद मैं कोई और कलर लिख रहा हूं तो कोई और कलर हो जा रहा है। अच्छा, मुझे इस बात का कोई जवाब देगा, ये गोल्डन क्यों हुआ, ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ? क्या? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात पढ़ी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं, लाइन बाय लाइन। तो उसने ग्रीन किया लेकिन आपको दिखा नहीं, सही है, क्योंकि वो बिल्कुल एक सेकंड के 1000वें हिस्से की स्पीड में वो काम करता है। ठीक है, तो एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए उसने ग्रीन किया, लेकिन उसके बाद फौरन उसने क्या कलर ले लिया? उसके बाद वाला। ठीक है, अब ये वाला मसला है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सिलेक्टर है, कौन सा? टैग नेम वाला, इसका तो ये नुकसान है, अगर दो एक तरह के टैग आ जाएं तो मैं दोनों के अलग अलग CSS नहीं लगा सकता। बात समझ आ रही है? अब इसका हल क्या हो सकता है? इसका एक तो हल ये कर सकते हैं, अब HTML में आए,
मैं यहां पे इसको बोल देता हूं स्टाइल, कलर इसको दे देता हूं, बल्कि इसको हम दे देते हैं पर्पल, ठीक है। और ये दूसरा वाला मैं मिटा देता हूं। अब आप देखें यहाँ स्पेन पे क्या कलर लगा हुआ है, तो पहला क्या हो गया ग्रीन, और दूसरे वाले पे मैंने इनलाइन सीएसएस लगा के मैंने इसको क्या बोला हुआ है पर्पल, और ये क्या हो गया पर्पल। अब इससे हमारा काम तो हो गया, सही है। पहले तो आपको ये बात पता लगेगी कि जब आप थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आप बोलेंगे बस काम हो जाए, सही है। तो ये छोटी मोटी टेक्निक्स है कि काम हो जाए, लेकिन अब ये सही तरीका नहीं है। उसकी वजह क्या है कि सोचे हैं कि यहां पर अगर 150 स्पैन होते, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक दफा लिखते पर्पल और फिर हर स्पैन की इनलाइन में जाके उसका कलर बदल रहे होते। अब सुबह को आपको कॉल आ जाती है कि अपने मैनेजर की कि यार वो हमने मूड बदल दिया, अब वो 150 जो आपके स्पैन दे रहे हैं उसकी मैं लिस्ट भेज रहा हूं, उन सबका कलर ये करना है, तो आप बोलोगे मेरा घर को तुम्हारा। अब आप फिर सुबह को बैठोगे सबके एक एक जाके उसके इनलाइन सीएसएस बदलोगे, तो ये तो नामुमकिन है, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। बात समझ आ रही है। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल आपको सीएसएस ने दिया है जो कि सिलेक्टर की दूसरी किस्म है, इसको हम कहते हैं बाय आईडी। किसी को याद है एचटीएमएल में हमने आईडी पढ़ी थी, आईडी क्या थी, टैग था, एट्रीब्यूट था, क्या था, एट्रीब्यूट था। हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था जिसका नाम क्या था आईडी, और जब हम आईडी पढ़ रहे थे तो आईडी के साथ एक और लफ्ज पढ़ा था क्लास। तो फिलहाल हम आईडी की बात करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि सीएसएस में कोई तो तरीका है जो वो हम आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आता हूं, मैं कहता हूं यार ये अच्छा तरीका नहीं है, मैंने ये स्टाइल मिटा दिया, इसके बजाय मैं इस स्पैन को क्या दे देता हूं आईडी, और इसको मैं कह देता हूं सेकंड, और इसको मैं आईडी दे देता हूं क्या फर्स्ट, सही है। मैं सीएसएस को मिटा बल्कि मिटाते नहीं है, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, और ये आपकी हो गई आपके लिए ऐसी फाइल बनाए ना कि आपको फायदा हो आगे। तो हमने कमेंट्स का एक खूबसूरत इस्तेमाल किया है, और कमेंट के जरिए हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ये किसकी एग्जाम्पल है, टैग नेम वाले की। अब इसके नीचे किसकी एग्जाम्पल आएगी आईडी की, ताकि जब भी आप इस फाइल को पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सही है। और यहाँ पे लिस्ट मैं यहाँ पे बनाता जाऊंगा, क्योंकि पहले आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि कितने किस्में होती हैं, सही है। अगर मैं डायरेक्ट नीचे लिख दूंगा तो आप हो सकता है एक दो कोई उसकी टाइप मिस कर दें। अब बाय आईडी कैसे होगा, यहां पर मैंने इनको आईडी कौन कौन सी दी है फर्स्ट और सेकेंड। अब मैं लिखता हूं फर्स्ट, मैं लिखता हूं कलर, और मैं इसको देता हूं कोई भी कलर दे दिया मैं, लेकिन क्या हुआ मसला ये हुआ कि कलर तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, आईडी का नाम यही है फर्स्ट, यहां पे आईडी का नाम यही है फर्स्ट, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कलर क्यों नहीं लगाया। हम एक काम करते हैं, हम ये वाला स्टाइल भी उसको मिटा देते हैं। अब भी नहीं लगाया उसने,
तो इसकी वजह क्या है? अब जरा एक चीज पे गौर करें, ये किसका तरीका है? ये टैग नेम का तरीका है। इसका मतलब है कि सीएसएस को कैसे पता लगेगा कि आप टैग नेम दे रहे हैं या कोई आईडी दे रहे हैं? बात समझ आ रही है? सीएसएस को ये बात कैसे बताएंगे हम? क्योंकि सीएसएस को लग रहा है कि ये मैं क्या उसको दे रहा हूं, टैग नेम, क्योंकि टैग, ये तो तरीका किसका है? टैग नेम देने का। तो आईडी देने का तरीका क्या है कि जब आप आईडी का नाम लिख लें, उसके आगे आप लगा लें हैश। आपने क्या लगा लिया? हैश आईडी की पहचान है। सही है? हैश किसकी पहचान है? आईडी की। अब देखिए, आपने देखा कि VS कोड ने इसका कलर ब्लैक से क्या कर दिया? ब्राउन कर दिया। मतलब आपको सीएसएस बता रहा है कि ये मैंने पहचान लिया है, ये सिंटैक्स मैंने पहचान लिया है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब हम पीछे चलते हैं। तो जो हमारा पहला हेलो है उसका कलर चेंज हो चुका है। इसको थोड़ा हम कर देते हैं ब्लू ताकि ये दिखे। ठीक है, अब कहानी तो आसान हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हम पहले लिखेंगे हैश, उसके बाद हम उसकी आईडी देंगे क्या? सेकंड। ये ब्रैकेट आपको पता है सीएसएस में बार बार आएंगे। अब आपने क्या देना है? कलर। कलर पे आपने दे दिया कोई भी कलर जो आपको दिल करे। अब आप देख रहे हैं कि अब आपका क्या हुआ है कि पहले वाले स्पैन का कलर क्या है? ब्लू, और दूसरे वाले स्पैन का कलर क्या है? वर्ड। तो ये ग्रीन, सॉरी। अब मजे की बात आप देखें कि इस पूरे में मैंने सीएसएस को ये बताया ही नहीं है कि ये कौन सा टैग है। मैंने कहीं भी स्पैन लिखा है? नहीं, लेकिन फिर भी उसको पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आईडी, क्योंकि आईडी कनेक्शन है। बात समझ रहे हैं? यही सिलेक्टर का काम है कि किसी न किसी तरीके से उस टैग को पॉइंट आउट करना, उस टैग को ढूंढना। अब इसके ये सारे तरीकेकार हैं। अब अगेन हम लोग एक बात दूसरा दोबारा वही काम करते हैं टेस्ट करने के लिए। हमने ये स्टाइल खोला, ये वाला कलर आएगा कि ये वाला? एक्वा। कौन सा कलर आया? एक्वा। अब अगेन अगर आप इनलाइन देंगे तो वो किसको प्रेफर कर देगा? इनलाइन को। तो बेसिकली आज आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दो चीजें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको लग रहा हो ये तो सर के ऊपर से जा रहे हैं, तो अभी क्योंकि ये पहली क्लासेस हैं, थोड़ी बहुत नींद आती है क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ। सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आंखें बंद भी है ना आपकी, तो फिर भी आपको आवाज आ रही है ना, तो आपके दिमाग के किसी कोने में ये बातें सेव हो जाती हैं। जब दूसरी बार जब आप सुनेंगे ना कि सिलेक्टर बाय आईडी, तो आपको ऐसा महसूस होगा नींद में शायद कहीं देखा था कि बाय आईडी होता है, लेकिन आपको ना ये एक फेमिलियर सा महसूस होगा। यार मैं इस लफ्ज को जानता हूं, क्या था कैसे था ये नहीं पता, लेकिन पता है कुछ तो है। तो ये आपकी पहली स्टेज होती है कोई भी चीज सीखने की। आपको वो चीज की समझ हो कि ये चीज दुनिया में है, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले आपको नहीं पता था कि ये सिलेक्टर बाय आईडी क्या होता है। आपको ये नहीं पता था कि अगर मैं इनलाइन सीएसएस दूंगा तो वो एक्सटर्नल सीएसएस को खत्म कर देगा। अभी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ये डल गया होगा, अब आप थोड़ा बहुत जवाब दे पा रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप ये लिख ना पाए, अभी आप ये चीज खुद ना कर पाए, लेकिन आप देख के थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा है, हाँ यार ये लॉजिक थी तो ये होना चाहिए, ये लॉजिक थी तो ये होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में इतना भी बन रहा है फिलहाल के लिए काफी है। अभी शुरुआत में मैं बहुत स्लो लेके जाऊंगा क्योंकि पहला गियर है, सही है, फिर उसके बाद थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, दूसरा गियर आएगा, सही है, फिर जब चौथा गियर आएगा तो आप बोलोगे कि दुनिया उल्टी हो रही है। सही है, क्योंकि ये कोई भी चीज सीखने का ये तरीकेकार होता है, क्योंकि ये आपको चीज नहीं है,
आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने हो सकता है पहले से यूट्यूब की वीडियोस देख ली हो और उनको पता हो सिलेक्टर क्या होता है, उनको पता होगा एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, इनलाइन क्या होती है, स्टाइल क्या होता है। उनको तो लग रहा होगा क्या यार ये क्या बच्चों वाली बात है, ये क्या 5 साल के बच्चे को समझ आ जाए, इनको नहीं आ रही। तो ये प्रॉब्लम यही होती है कि आपने पहले पढ़ लिया, अब जो चीज आपको समझ आ गई ना, अब आपके लिए बच्चों वाली है। सही है। यहाँ पे बैठ के जाहिर सी बात अगर मैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना शुरू कर दूंगा, आप बोलोगे कि भाई पता नहीं क्या है, मैं बोलूंगा यार बच्चों वाली कहानी है, फंक्शन ही तो लिख रहा हूँ और उसमें क्या चीज है। क्यों? क्योंकि वो चीज मुझे आती है, तो मेरे लिए वो हलवा है। जैसे कल किसी से मैं सवाल पूछ रहा था 2:3 क्या होता है, एक बच्चे ने बोला 0.75। अब उसका रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छा था, उसने पढ़ा हुआ था, तो उसने यूं जवाब दे दिया। लेकिन जिनको नहीं पता था वो बोल रहे थे भाई पता नहीं क्या हो रहा है, वो हक्के बक्के हो गए, पता नहीं क्या हो गया, 2:3 का 0.75 का क्या ताल्लुक है। तो क्यों? क्योंकि आप जब चीज एक सीखते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए वो आसानी होती जाती है। और सीएसएस में ये जो आप अभी बातें पढ़ रहे हैं, ये बातें आप 100 दफा पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये वाली बातें दोबारा दोबारा रिपीट करनी है, क्योंकि आप सिलेक्टर के बगैर प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। आप समझ आ रही है? आप सीएसएस सिलेक्टर के बगैर लिख ही नहीं सकते। आप एक्सटर्नल फाइल बनाने के बगैर आप सीएसएस उसमें नहीं लिख सकते। आप एक्सटर्नल फाइल बना ली है, वो लिंक नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे अभी मैंने कितनी सीएसएस की फाइल बनाई है? एक। उसका नाम क्या है? अब मैंने एक और सीएसएस की फाइल बना ली, उसका नाम क्या है? button.css। अब मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूं, आप लोगों ने खैर अच्छा खासा आपके कॉन्सेप्ट बन गए, इसको हम लोग कह देते हैं रेड। ये किस पे रेड हो रहा है? फर्स्ट आईडी में। तो फर्स्ट रेड होगा, वजह लिंक नहीं किया। लेकिन यहां पे तो पहले से एक लिंक हुआ है, यहां से तो एक पहले लिंक हुआ है। अब क्या करूं? अब मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इस index.css को हटा के क्या लिख दूं, तो वो जो दूसरी हमने अभी अभी फाइल बनाई वो यहां पे अप्लाई हो गई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं यार मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों सीएसएस की फाइल्स चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैंने सीएसएस को साफ सुथरा करने के लिए मैंने मेन सीएसएस अलग लिखी है और बटन्स के लिए सीएसएस अलग लिखी है, ताकि थोड़ा साफ सुथरा काम हो। अभी आपको लग रहा है यार ये क्या जरूरत है, लेकिन जब आप सीएसएस पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक वेबसाइट के लिए थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है। हजारों सीएसएस की लाइन बन जाती हैं, 400-500 तो पता ही नहीं लगता कि वो लाइनें बन गई। अब क्योंकि इतना ज्यादा कोड लिखा जा रहा है तो उससे अच्छा है कि आप आधा कोड एक फाइल में लिखो, आधा कोड दूसरी फाइल में, आधा कोड तीसरी फाइल में। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिंक टैग एक है और मैंने उसमें क्या लगाया है, तो वो कौन सा लगाएगा? button.css। अब लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? इंडेक्स। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं एक और लिंक का टैग बनाऊंगा, क्योंकि आप div 2 बना सकते हैं, आप span 2 बना सकते हैं, तो लिंक 2 क्यों नहीं बना सकते? ये भी तो टैग है। अब इधर href में मैं इसको देता हूं इंडेक्स डॉट। अब इसके अंदर इंडेक्स भी लगी हुई है और इसके अंदर बटन सीएसएस भी लगी हुई है। तो ये जो ग्रीन कलर है ये कहां से आ रहा है, और ये रेड कलर बटन डॉट सीएसएस से। लेकिन एक मसला है, अब इंडेक्स डॉट सीएसएस ने इसको क्या कलर दिया था, लेकिन ये क्या हो गया, वजह लाइन वाइज एग्जीक्यूशन। अब लाइन वाइज एग्जीक्यूशन का मतलब है कि अगर मैं इस बटन को कट करता हूं और इसके ऊपर पेस्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, लॉजिक समझ रहे हैं? रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, लॉजिक है।
सही है। मैथमेटिक्स की मुझे सबसे बेहतरीन चीज यही लगती है कि उसमें अगर आप एक दफा लॉजिक समझ लें तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको वो परसेंटेजेस का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एक लॉजिक समझ आ गई, तो आपको परसेंटेज का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके आपके सामने दुनिया का परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन कोई लाके रख दे, आपकी लॉजिक क्लियर है, आप उसको हल कर लोगे। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग है ये भी मोस्टली क्या है, एक मैथमेटिक्स है। मैं तभी मैथमेटिक्स को बार बार ले आता हूं बीच में। सही है। आपको मैथमेटिक्स के रूल्स यहां पे बहुत ज्यादा आएंगे। अभी जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो फ्लेक्स का एक टॉपिक है सीएसएस का। जब आप वो फ्लेक्स पढ़ेंगे तो ये रेशियोज वाली कहानी वापस आएगी। फिर उसमें आपको हो सकता है कि मैं यहाँ पे वो व्हाइट बोर्ड लेके रेशो पहले समझाऊंगा रेशो क्या होता है, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रैक्शन समझाऊं, उसके बाद हो सकता है फिर परसेंटेज निकालना थोड़ा सिखाऊं, क्योंकि वो उसके बगैर आप रेशो नहीं दे पाएंगे, और रेशो नहीं देंगे तो आपका वो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो लेकिन ये इंशाल्लाह होगा, और स्लो स्लो आप इस चीज को ग्रैब करेंगे। और मैथमेटिक्स अगेन कोई ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है। सही है। जो सबसे कोई मुझे आसान सब्जेक्ट लगता है वो मैथमेटिक्स है, क्योंकि उसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती। आप एक टॉपिक समझ लें, आप मैथ्स का क्वेश्चन हल कर देंगे। जो रट्टा मारना ज्यादा तकलीफ भी होता है, और मैंने आप नोट करेंगे, आप एक चीज का रट्टा मारेंगे वो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकती। 2 दिन के आप पेपर देके आते हैं बाहर, आपको याद नहीं होता मैंने अंदर क्या लिखा और मैं क्या याद करके आया था। सही है। कुछ टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि 5वीं जमात में आपने ये पढ़ा था, 6ठी जमात में आगे वो बोलते हैं सर पेपर के अगले दिन नहीं याद मुझे कि मैंने क्या लिखा था। ठीक है, 1 साल बाद तो छोड़ ही देना। तो ये रट्टे का नुकसान होता है, लेकिन कुछ चीजों का रट्टा लगाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन प्रोग्रामिंग की खास बात यह है कि हर वक्त आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर आपके सामने होता है, तो वही वाली चीज दोबारा आ जाती है कि आपको रट्टे वाले की जरूरत नहीं है, गूगल आपके पास है। अब गूगल का इस्तेमाल करना आप पे। मैं आपको स्लो स्लो सीएसएस प्रॉपर्टीज जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्च कैसे करते हैं अपना कोई सोल्यूशन, क्योंकि ये भी टेक्निक है कि आपको कौन सा लफ्ज लिखना है किसी सोल्यूशन के लिए। समझ रहे हैं? वरना आप हजारों वेबसाइट में घूमते रहेंगे, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वो सही कीवर्ड लिखेंगे, सही लफ्ज लिखेंगे, तो सबसे ऊपर ऊपर आपका जवाब आपको मिल जाएगा। और जिसकी जितनी अच्छी गूगल उसकी उतनी अच्छी सैलरी। सही है। प्रोग्रामिंग में क्योंकि 80% काम आप छाप के करेंगे, याद कोई नहीं रखता, मैं खुद भी नहीं रखता। सही है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, अब आप खुद सोचें कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, Node.js, Express.js, Firebase, ये सिर्फ फुल स्टैक है। इसके बाद जब आप क्लाउड में आते हैं तो आपको लिनक्स सीखना पड़ता है, AWS, GCP, डिजिटल ओशन, ये सब सीखना पड़ता है। उसके बाद अब जब आप डेटाबेस में आते हैं तो डेटाबेसेस में आपके पास फिर 2 कैटेगरियां हैं, नॉन SQL और SQL डेटाबेसेस। अब SQL में MySQL, PostgreSQL, सही, Oracle, MS सर्वर, ये सारी आपकी डेटाबेसेस हैं। उसके बाद नॉन SQL में आपके पास MongoDB, Firebase, ये आपके पास दूसरी सर्विसेज हैं, या फायरस्टोर एक और है। तो ये अभी भी मैं सिर्फ फुल स्टैक पर हूं, अभी मैं कंप्लीटली बैकएंड पे गया ही नहीं हूं। अब आप बैकएंड पे आते हैं तो Express.js, पाइथन, अब पाइथन में फ्लास्क और जेंगो। सही है। तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ जब सब कुछ ये पढ़ते हैं, तो जिस लेवल का मुरब्बा आपके दिमाग का होता है, आपको याद नहीं रख पाते कि भाई HTML में कौन सा टैग कहां लगाना है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप गूगल के पास जाते हो, यार बता दे फॉर्म कैसे बनाना था। सही है। आपका ये हालत हो जाती है। आप Express.js का कोई फंक्शन बनाना था, आप गूगल पे जाते हो, यार बता दो इसका मुझे फंक्शन कैसे लिखना था। अब आपको वो याद है, आपको पता है, बस एक दफा देखने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं? और मैं इस पर कोई पाबंदी नहीं करता। मैं आपको यहाँ पे जो आपसे काम करवाता हूँ उसमें मैं सबको इवन बोलते हुए जाता हूँ, भाई कोई चीज नहीं आ रही गूगल से देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गूगल से देखना सीखें। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कमा के देगी वो है गूगल। जिसका गूगल जितना अच्छा वो उसकी सैलरी उतनी अच्छी। सही है। तो हम इस क्लास को यहां तक रखते हैं। इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीक एक और क्लास होगी, और अब CSS की हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको CSS का तारुफ हो चुका है। आप समझ आ रहे हैं? तो अगले बार थोड़ी चाय शाय पीकर आइएगा,
थोड़ी स्पीड होगी, लेकिन हम दोबारा से इसको रिवाइज करते रहेंगे। यानी कि आज जो चीजें पढ़ी हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा 15 मिनट पहले उसको लगाएंगे, उसके बाद आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।